गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे जेनेटिक कोड के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में। जेनेटिक कोड क्या है, इनका क्या रोल है हमारा mRNA से प्रोटीन बनाने में, और ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में आप जानोगे इस वीडियो में। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो दिया था जॉर्ज गैमो, जेनेटिक कोड जॉर्ज गैमो ने दिया था। और ये जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड एक ऐसा कोड है जो प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तय करता है। और जैसे हमारा जेनेटिक कोड एक मान लें, जो जेनेटिक कोड है वो है AUG। AUG में मिथ्योनाइन जो होता है, AUG मिथ्योनाइन एक अमीनो एसिड होता है। ये क्या है? अमीनो एसिड। और ये क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में जो होते हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बेस AUGC होते हैं RNA में, और DNA में ATGC होते हैं। पहले आप ये देख चुके हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड में इंफॉर्मेशन जा रही थी। बोले तो DNA से RNA में इंफॉर्मेशन जा रही थी। अभी आपने ये देखा था पिछले वाली वीडियो में, और इस वाली वीडियो में आप देखोगे कि जो mRNA से इंफॉर्मेशन जा रही है, mRNA से इंफॉर्मेशन जो जा रही है किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। वो mRNA से प्रोटीन के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कैसे जा रही है, वो कैसे निर्धारित हो रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं हमारे? 4 तरह के। किसमें बात करें हम? RNA में बात करें तो A, U, G और C, ये हमारे 4 तरह के हैं। 4 तरह के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं वो हमारे 64 बनाए जा सकते हैं। और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट फॉर्म में जैसे 3 जेनेटिक कोड होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको AUG, UAA, UAC, है ना। 4 से हम 3 के फॉर्म में बनाएंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 64। तो टोटल जेनेटिक कोड कितने हमारे? 64। उनमें से 61 जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को बनाते हैं। बाकी 3 जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ये 3 जो होते हैं ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन। अब बात आती है, सबसे पहले ये रिसर्च की जा रही थी भाई कि mRNA से जो प्रोटीन बन रही है वो कैसे कैसे बन रही है, आखिरकार निर्धारित कौन कर रहा है। हमारा जॉर्ज गैमो था, उसने बताया था कि टोटल जेनेटिक कोड हमारे 64 के फॉर्म में होंगे, और जिनमें 61 कोई अमीनो एसिड को कोड करेगा। 3 जो होते हैं ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ट्रिपलेट की फॉर्म में जेनेटिक कोड होता है, जैसे AUG आपने देखा होगा। आपकी NCERT में ये पूरी टेबल बन रही है जेनेटिक कोड की। एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था, वो हमारे इंडिया के थे और अमेरिका में रहते थे, जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। उन्होंने देखा कि अगर हम mRNA में
ट्रिपलेट के फॉर्म में mRNA पाया जाता है, और mRNA में थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दें तो हमारी जो प्रोटीन बनती है वहां पे भी चेंजेस आ जाता है। इसका मतलब mRNA की इंफॉर्मेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए हमारी प्रोटीन बन रही है। तो इन्होंने डिफाइंड कुछ स्पेशल mRNA बनाया और उसमें हमारे नाइट्रोजन बेस AUG, GCC और UAA अलग अलग तरह के जेनेटिक कोड उन्होंने रख दिए। हरगोविंद खुराना mRNA बड़ी मेहनत से mRNA बनाया था और इसके जेनेटिक कोड के बारे में उन्होंने पता लगा लिया कि इसके ये जेनेटिक कोड है। टी तो आएगा नहीं, ये UAA है या UGA है हमारा, या फिर UAU है, या फिर CAC है, CAG है, AAU है। ये हमारे जेनेटिक कोड ऐसे तरह के किसने रख दिए थे? हरगोविंद खुराना। और देखा कि उसी के बेस के हिसाब से हमारी क्या बनी? प्रोटीन बनी। तो इसका मतलब जो जेनेटिक कोड जो हमारा ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में है वो अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है, वो एक अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार है। एक मार्शल नीरेनबर्ग एक साइंटिस्ट और आए, इन्होंने क्या किया? सेल फ्री सिस्टम में, वैसे जो सिंथेसिस हो रहा है वो सेल में सिंथेसिस हो रहा है। ये हमारा राइबोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहां से हमारा mRNA आएगा और राइबोसोम उसको प्रोटीन को बना रहा। लेकिन मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में बिना सेल के mRNA से प्रोटीन बनाने में सफलता प्राप्त की। तो जब mRNA से प्रोटीन बनी तो उसी mRNA के अकॉर्डिंग बिना सेल के या सेल से बाहर या सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनी। और ये इस बात को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली कि हाँ, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं और वही अमीनो एसिड को बनाते हैं। अब हम जेनेटिक कोडोन की जो है ये विशेषता देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो टोटल हमारे कितने होते हैं? 64, और हमें 61 अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। यानी कि टोटल अमीनो एसिड हमारे कितने होते हैं? वैसे टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं। और ये 20 अमीनो एसिड 61 जेनेटिक कोड के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें UGU और UGC, UGU और UGC, ये अमीनो एसिड को बना रहा है। ये दोनों सिस्टीडीन अमीनो एसिड को बनाते हैं, ये दोनों। तो जेनेटिक कोड कौन से हो गए? UGU, UGC। हमारा अमीनो एसिड कौन बन रहा? क्या बन रहा है? ये वाला अमीनो एसिड बन रहा है, सिस्टीडीन वाला अमीनो एसिड बन रहा है। अगर बात करें UUU, UUU और दूसरा वाला जो आ रहा है UUC, और ये जो आ रहा है ये अमीनो एसिड बना रहा है फिनाइल एलेनिन को। फिनाइल एलेनिन नामक ये हमारा अमीनो एसिड बन रहा है। तो ये दो UUU भी हमारा फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को बना रहा है और UUC भी हमारा फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को बना रहा है। यानी कि ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा जेनेटिक कोड के द्वारा एक अमीनो एसिड बनाया जा सकता है। तो इस तरह ऐसे जेनेटिक कोड को हम क्या कहते हैं? ऐसे जेनेटिक कोड को हम डीजनरेट कहते हैं। जो एक जेनेटिक कोड भी उसी अमीनो एसिड को बनाए और दूसरा जेनेटिक कोड भी उसी अमीनो एसिड को बनाता है, तो इस तरह के अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? डीजनरेट कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये बन रहा है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं, जैसे हमारा ल्यूसीन है, ये 6 जेनेटिक कोड के द्वारा बनाया जा रहा है। UUA, पहला तो ये हो गया UUA, फिर वाला होगा हमारा
UUG, UUG, तीसरा वाला CUU, CUC, चौथा वाला हो गया CUC, CUA और CUG। ये जो है ये कितने जेनेटिक कोड है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो जेनेटिक कोड है एक अमीनो एसिड को बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? ल्यूसीन। यानी कि दो भी जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को बनाते हैं, एक भी जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को बनाता है, एक स्पेशल जो बनाता है यूजीजी, एक जेनेटिक कोड है यूजीजी, ये किसको बनाएगा? ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन को बनाता है। ये ट्रिप्टोफन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो और किसी भी जेनेटिक कोड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो इसका मतलब ये जो है ये तो स्पेसिफिक हो गया। ऐसे जेनेटिक कोड जो स्पेशल होते हैं, जो सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड जो एक से ज्यादा जेनेटिक कोडों से बनाए जा सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये तो हमारे जेनेटिक कोड हो गए, ये अमीनो एसिड हो गए। टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, और टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं? 64। ठीक, अच्छा अब बात आती है जो स्टॉप कोडोन होते हैं, वो 3 हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं। 3 लिख लेते हैं स्टॉप कोडोन को। पहला UAA, UAG, UGA। ठीक, ये जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। जैसे यूजीजी ट्रिप्टोफन को बना रहा है, लेकिन ये जो है किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। तो ये सबसे लास्ट में आते हैं जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस खत्म होती है और ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक, एक आता है इनिशिएशन वाला, यानी कि ऐसा जेनेटिक कोड जो 2 काम करता है, इसका नाम है AUG। ये मिथ्योनाइन को बनाता है, ये मिथ्योनाइन को बनाता है। और स्टार्ट कोडोन है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को mRNA से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को ये स्टार्ट कर देता है AUG। तो 2 काम करता है, 2 फंक्शन करता है। एक तो स्टार्ट कोडोन का फंक्शन करेगा, स्टार्ट करेगा। दूसरी वाली बात, ये मिथ्योनाइन अमीनो एसिड को भी बनाता है, यानी कि मिथ्योनाइन अमीनो एसिड के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक, तो एक ये डुअल फंक्शन करता है। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। इंसानों में भी अगर मान लीजिए यूजीजी ट्रिप्टोफन बना रहा है तो पशुओं में भी ट्रिप्टोफन को बनाएगा, पक्षियों में भी ट्रिप्टोफन को बनाएगा, मछलियों में भी ट्रिप्टोफन को बनाएगा, हमारे तो प्रोकैरियोट्स में भी ट्रिप्टोफन को बनाता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था AUG है, AUG क्या मिथ्योनाइन को बना रहा है? तो वो भी मिथ्योनाइन को बनाता है चाहे वो किसी में प्रेजेंट हो। यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ जेनेटिक कोड बदल जाते हैं, उसमें प्रोटोजोआ में कुछ जेनेटिक कोड बदल जाते हैं, तो उनको कुछ को छोड़ के बाकी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। वही जेनेटिक कोड सब में वही अमीनो एसिड को बनाता है, यानी जिम्मेदार होता है। तो ये तो हमारे जेनेटिक कोडोन की बात हो। ठीक है, तो आप ये जो टेबल बन रही है अपनी NCERT में, पेज नंबर जो है 112 पे आपकी दे रखी है, तो उसमें आप ढंग से उसे एक बार रिवाइज कर लें, ढंग से देख लें, और फिर अगर आपको ट्रिपलेट कोडोन दे देंगे तो आसानी से उसके हिसाब से आप क्या बना दोगे? अमीनो एसिड उसके साथ लिख दोगे। जैसे UGG आ गया तो उसके सामने क्या लिखना है? ट्रिप्टोफन लिखना है। AUG आ गया तो उसके साथ क्या लिखना है? मिथ्योनाइन लिखना है। ठीक है, और UUG आ गया तो उसके साथ क्या लिखना है? हमारा ल्यूसीन लिखना है। तो ये अलग अलग तरह के जेनेटिक कोड आसानी से आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीइंग टू दिस
टेबल विच गिवन एनसीईआरटी। तो उस एनसीईआरटी की टेबल को आप देख लें। अब बात ये आती है हमारी म्यूटेशन की। म्यूटेशन और जेनेटिक कोड का क्या रिलेशन है भाई? देखिए सीधी बात ये है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। म्यूटेशन आपको मैंने बता दिया है, अगर डीएनए में कहीं भी चेंजेस आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। किसी की थोड़े से चेंजेस को भी हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। अगर डीएनए में कहीं पर भी आ रहे हैं तो म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि ये म्यूटेशन डीएनए में चेंजेस आ गया तो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप पे भी इफेक्ट डालता है, उसके डीएनए की जो संरचना है उस पर भी इफेक्ट डालता है, और उसके बाहरी रूप रंग बनावट पर भी इफेक्ट डालता है। ठीक, तो अब ये देखते हैं हम कि म्यूटेशन दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया है 5th वाले चैप्टर में, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इनको और ढंग से हम समझ लेते हैं जेनेटिक कोडन के साथ। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, राम हैज रेड कैट। राम हैज रेड कैट। राम हैज रेड कैट। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में है, यहाँ पर 3 के फॉर्म में है। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप इसका एक पर्टिकुलर सेंस समझोगे। राम के पास रेड कैप है। ठीक, अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन में ये हमारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है। अगर पॉइंट म्यूटेशन की कहानी हो रही है तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसे। जैसे ROM रोम हैज रेड कैट। अब यहां पर राम की जगह रोम हो गया, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंजेज आए, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रोम हैज रेड कैट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट म्यूटेशन की कहानी। पॉइंट म्यूटेशन यानी सिंगल पॉइंट पर ही चेंज जाता है, पूरी के पूरे इस पर चेंज नहीं आता। अब बात कर रहे हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मैं पहले वाले एक एग्जांपल को ले रहा हूं, राम हैज। अब यहां पे क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा कोई और यानी कि डीएनए के पार्ट एडिशन हो गया, ज्यादा जुड़ गया। राम हैज बी जुड़ गया। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में पढ़े जाते हैं, पहले 3 के मैनर में ही पढ़े जाएंगे। ये बनेगा राम हैज बी, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो यहां पर बी जुड़ रहा है, तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बी को अलग करके रेड कैप को पढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ता जाएगा, वो भी 3 के फॉर्म में पढ़ता जाता है। तो जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं इसीलिए तो ट्रिपलेट होते हैं और कंटिन्यूअस मैनर में ये रीड किए जाते हैं। तो एक और चेंजेस अगर यहाँ पे आ गया, राम हैज बी आई, ये आ गया, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे EDC, यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। राम है, अब यहाँ पे चेंज आ गया फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट नाम क्यों रखा गया इसका? पूरा का पूरा फ्रेम इसका शिफ्ट हो गया आगे। ठीक, क्योंकि एक बढ़िया पूरा का पूरा फ्रेम अब आगे चला गया। और अगर थोड़ा सा म्यूटेशन और आता है, राम हैज बिग रेड कैप, देखिए बन गया कि नहीं? जी आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये म्यूटेशन हुआ, पहले हल्का सा म्यूटेशन हुआ, चेंजेज आए फिनोटाइप में, जो भी सेंटेंस का हमारा सेंस निकल रहा था वो चेंज हुआ।
दूसरे बार भी चेंज हुआ, तीसरे बार चेंज हो गया कंप्लीटली। अब इसका सेंस भी समझ में आ रहा है। तो अब ये ढंग से म्यूटेशन हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब म्यूटेशन जिस जगह पे हो पूरा का पूरा फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये वाली बात होती है। और आपने ये देखा ही होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि या तो कोई चीज यहां से डिलीट हो जाए या फिर इंसर्ट हो जाए, उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। जैसे अगर डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर जी को डिलीट करें, जी को इसको डिलीट कर दें तो कैसे पढ़ाया जाएगा, राम है HBI आर इधर जाएगा, ठीक, फिर EDC पढ़ाया जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा कि नहीं, डिलीट हो गया तो राम है HBI ये इस तरह जाएगा। अगर पहले हमने जी को डिलीट किया था और अगर हम यहाँ पर आई को डिलीट कर दें तो किस तरह पढ़ाया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा, आई को डिलीट कर दें तो ऐसे पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर अगर बी आ रहा है और बी को भी डिलीट कर दें तो कैसे पढ़ाया जाएगा, ये ऐसे पढ़ाया जाएगा, राम हैज रेड कैप। इसका मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, अगर इंसर्ट किया जाता है तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, और अगर कोई चीज डिलीट भी कर दी जाती है तो भी फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। या फिर यहां से भी देख लो एक एग्जांपल, राम हैज आर डिलीट हो गई मान लीजिए तो EDC ए और यहाँ पर ए भी आ जाएगा। आर डिलीट कर दी हमने तो इस तरह पढ़ाया जाएगा हमारा जेनेटिक कोड, एम शिफ्ट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, राम हैज, यहाँ पे ई भी डिलीट हो गई तो क्या पढ़ाया जाएगा, DCAP, ऐसे पढ़ाया जाएगा। और फर्दर डिलीट हो रहा है, फर्दर चेंज आ रहा है तो डी भी डिलीट हो गई यहाँ पे तो क्या पढ़ाया जाएगा, CAP, राम हैज कैप, राम के पास कैप है। तो इस तरह हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब है कोई चीज डिलीट हो जाए या फिर इंसर्ट कर दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बाकी न तो डिलीट हो रही न इंसर्ट हो रही, बाकी वहीं की वहीं किसी दूसरे से बदल दी तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया का आपने एग्जांपल पिछले वाली वीडियो में आपने देख ही लिया है। अब देखते हैं भाई, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RNA वर्ड वाला। RNA tRNA के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया tRNA जो होता है ट्रांसफर RNA कहते हैं, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल है। पहले इसे सॉल्युबल RNA कहते थे लेकिन अब इसे ट्रांसफर RNA कहते हैं। tRNA में एक दो आर्म होती हैं, एक आर्म तो रीड करने के लिए और एक आर्म उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए होती है, ठीक है। जो मेन आर्म है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। tRNA का डायग्राम जो है हल्का सा ऐसा होता है, और यहाँ पर कोई अमीनो एसिड लगा हुआ होता है, और यहाँ पर ये जो हैं ये हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, एंटी कोडॉन लूप। इसे हम क्या कहेंगे, एंटी कोडॉन लूप। ये हमारा एंटी कोडॉन लूप है। और ये जो है ये अमीनो एसिड वाला लूप है, यहां पे कोई अमीनो एसिड होता है, ठीक। जैसे हम बात करें, ये हमारा mRNA है, ये mRNA को रीड करता है। mRNA की जो बात करें, अब हमने जेनेटिक कोड पढ़ लिए हैं, अब आसानी से mRNA में जो भी आएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बताया था UGG, यहाँ पे क्या आ रहा है, UGG, तो इसका एंटी कोडॉन लूप क्या होगा, U के साथ क्या आता है A, G के साथ क्या आता है C, G के साथ क्या आता है C, तो ये हमारा ACC होगा। UGG को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ACC होगा। अब ये ऊपर की तरफ हमारा अमीनो एसिड क्या करेगा, अमीनो एसिड इसके अकॉर्डिंग होता है। UGG का अमीनो एसिड कौन सा होता है, ट्रिप्टोफन, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ट्रिप्टोफन।
ट्रिप्टोफन, ये अमीनो एसिड आ जाएगा। TRP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, TRP ट्रिप्टोफन की शॉर्ट फॉर्म है। LUC ल्यूसीन की शॉर्ट फॉर्म है। MET मिथ्योनाइन की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें TYR टायरोसिन की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है हमारी टेबल में। इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से लगा दोगे कि भैया हमारा अमीनो एसिड ये है। अगर आपको कोई सा भी mRNA दे दिया जाता है तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा अमीनो एसिड वाला है, ये दूसरा एंटीकोडोन वाला आ गया mRNA, कि हमारा एंटीकोडोन हमारे इस पे कौन से होंगे mRNA पे, मान लेते हैं UCU हो गया, UCU। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ट्रांसफर RNA आएगा, tRNA आएगा, वो हमारा कैसा आएगा, सिंपल बात कर लेते हैं, यहाँ ये बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ऐसे ही सिंपल यहाँ पर होगा। और उसके एंटीकोडोन जो होंगे, उसके एंटीकोडोन कैसे होंगे हमारे, U की जगह क्या आता है AGA। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा अमीनो एसिड जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, सेरीन का बनेगा, SER का बनेगा। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रिप्टोफन, दूसरा SER, सेरीन बन गया। इस तरह ये आपस में हम रखते चले जाएंगे, कितना भी लंबा mRNA का मॉलिक्यूल हो हमारे पास, उसके हिसाब से हम अमीनो एसिड को रख देंगे। अच्छा, ये अमीनो एसिड को कौन ट्रांसफर करता है, कौन लेके आता है, tRNA लेके आता है। इसमें दो हमारी आर्म्स होती हैं, मेनली दो आर्म्स होती हैं, दो लूप होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। एक हमारा ये जो है रीडिंग वाला होगा और एक रिसीविंग वाला होगा। दूसरी आर्म इस साइड से रीड करता रहेगा, इस साइड से हमारा अमीनो एसिड को लाता रहेगा ऊपर वाली साइड से। ठीक, तो हम tRNA जो है हमारा एक स्पेशल tRNA है जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर tRNA कहते हैं। इनिशिएटर tRNA वाला कौन सा होगा भैया, बताइए। इनिशिएटर tRNA वाला सीधी वाली बात है AUG वाला होगा। AUG वाला इनिशिएटर वाला होगा कि नहीं, सबसे पहले AUG। तो इसमें हमारे 3 एंटीकोडोन होंगे। एंटीकोडोन क्या होंगे, A की जगह यहाँ पे क्या आएगा U की जगह A और UAC वाला होगा। तो ये बना सकते हैं। हमारा सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन है, सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन है वो हमारी क्या रहेगी, यहां पर मिथ्योनाइन की रहेगी, नहीं MET की रहेगी, मिथ्योनाइन की रहेगी। और AUG क्या काम करता है, ये जो है स्टार्ट करने का काम करता है, यानी स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो कोडोन होता है, मैंने बताया था आपको 3 कोडोन होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडोन कहते हैं, UAA, UGA या UAG। इनके लिए कोई भी अमीनो, ये जो tRNA नहीं होता, क्योंकि ये जो होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। तो हमारे tRNA भी डिफरेंट टाइप के होंगे। लगभग हम कह सकते हैं tRNA जो होंगे हमारे लगभग 61 टाइप के से होंगे, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो हमारे स्टॉप कोडोन है और उनके लिए कोई स्पेशल tRNA नहीं होता है। तो ये तो एंटीकोडोन लूप है, और एक जो होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। तो 2 मेनली हमारे एंड इसमें tRNA में होते हैं। अब इसी के साथ हल्का सा समझ गए होंगे आप कि दिमाग में विचार आ रहा होगा कि अब तो प्रोटीन को हम धीरे धीरे बना लेंगे कि कैसे प्रोटीन बनती है। भाई इंफॉर्मेशन इसके हिसाब से आ रही है, अमीनो एसिड को यहाँ से रखते चले जाएंगे और हम यहाँ पर प्रोटीन बना सकते हैं। और ये अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, हमारा राइबोसोम बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाने की हमारी मशीन है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में हम आखिरकार समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है। ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और पहले अमीनो एसिड जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी फर्दर जो है ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे चलती चली जाती है। अब देखिए
ये कहानी देख लेते हैं। पहली बात, ट्रांसलेशन कहां पर होती है? ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारी किसमें होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। ये मान लीजिए ये हमारी सेल, ये सेल है, ठीक। अब यहां पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एमआरएनए आया, ये हमारा न्यूक्लियस पे एमआरएनए, ये आ गया न्यूक्लियस पे एमआरएनए, ठीक। ये हमारा है एमआरएनए। अब यहां पर लग जाते हैं हमारे कौन? राइबोसोम। ये हमारा राइबोसोम है। एमआरएनए पर राइबोसोम आ जाता है और राइबोसोम में क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। राइबोसोम इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। मान लीजिए अलग अलग इंफॉर्मेशन इसके द्वारा पढ़ी जा रही है। किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राइबोसोम्स के द्वारा पढ़ी जा रही है। सबसे पहली वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी किसकी होती है? AUG की होती है, जो हमारा स्टार्ट कोडोन है, यानी कि मिथ्योनाइन को भी कैरी करता है और स्टार्ट भी करवाता है, ठीक। अच्छा जी, दूसरी वाली फिर उसके हिसाब से ये आते चले जाते हैं और 3-3 के हिसाब से ये पढ़ता चला जाएगा। यहां पर जो लास्ट में होंगे UAA, UGA या UAG में से कोई एक होगा जो इसको स्टॉप कराएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कराएगा। UTR रीजन भी हमारे एमआरएनए पाए जाते हैं। स्टॉप कोडोन के बाद जो एमआरएनए है ये और स्टार्ट कोडोन से पहले जो है, ये जो एंड होते हैं, कुछ जो एमआरएनए के पार्ट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? UTR रीजन्स, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन्स ऐसे हैं जो ये एमआरएनए को ट्रांसलेट नहीं करवा सकते, यानी कि उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन नहीं बना सकते। अब देखिए, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए आया, यहां पे आ गया टीआरएनए, यहां पर इसकी क्या है? ये यहां पर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये टीआरएनए आया, दूसरा टीआरएनए ये है, तीसरा टीआरएनए इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लग गया, चौथा टीआरएनए ये है। एंटी कोडोन के हिसाब से वो यहां पर सेट होते चले जाते हैं और अलग अलग तरह के हमारे ट्रांसफर आरएनए होते हैं। अब ये क्या काम करता है? ऐसे ही ये हमारे टीआरएन लगते चले जाते हैं। अब राइबोसोम की बारी आती है, ये आगे लगते चले जाते हैं। ऐसा नहीं पहले सारे लग जाएंगे फिर राइबोसोम चलेगा, ऐसी वाली बात नहीं है। ये आगे हमारे ट्रांसफर आरएनए लगते चले जाते हैं, राइबोसोम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये एक कंटिन्यूअस मैनर में होता है। तो ये क्या करता है? राइबोसोम इनकी मंडी को, इनका जो सिर है, इनके सिर को उतारता हुआ चलता है, यानी कि इनके अमीनो एसिड को ऊपर जो लगे हुए अमीनो एसिड उनको लेता हुआ चला जाता है। और ये लार्ज यूनिट है, इनके अमीनो एसिड को ले लिया, पहले वाले का मान लीजिए ये आगे चला यहाँ पर और इसका अमीनो एसिड यहाँ पे ले लिया, दूसरा वाला और आगे चला, ये आगे चला ऐसे, तो इसका भी अमीनो एसिड यहाँ ले लिया, बीच में कौन सा बॉन्ड बना दिया? पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। फिर तीसरा आगे चल रहा है, इसको भी हम सिर को ले लिया, इसके भी अमीनो एसिड को ले लिया, यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। फिर ये आगे चल रहा है, ऐसे ही आगे चलता चला जाता है और ये यहाँ पर इनके ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता हुआ चला जाता है और अमीनो एसिड यहाँ पर बनते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी फर्दर प्रोटीन बनती हुई चली जाती है। हमारी प्रोटीन ऐसे बनती हुई चली जाती है। पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से अमीनो एसिड आपस में जोड़ते हुए कौन चला जाता है? राइबोसोम चला जाता है और एमआरएनए के पार्ट पर कहां तक चलता जाएगा? वहां तक चलता जाएगा जहां पर इसका स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। ठीक, स्टॉप कोडोन आने के बाद वहां पर स्टॉप कोडोन से कोई टीआरएन अटैच नहीं होता है और यहीं तक हमारी इससे यहाँ तक ही, इससे ये वाले स्ट्रैंड तक ही हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है।
तो ये जो बनते हैं हमारे, ये कैसे बनेंगे ये देख लीजिए आप। ये पेप्टाइड बॉन्ड से एक अमीनो एसिड ये बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड लग गया, दूसरा अमीनो एसिड ये बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड लग गया, तीसरा अमीनो एसिड ये बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड लग गया, चौथा अमीनो एसिड ये बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड लग गया, पांचवा ये बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड लग गया। इस तरह हमारी ये प्रोटीन बनती चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई चेन, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये देखते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम देखते हैं। जीन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको कैसे रेगुलेट करते हैं। आपने ये चीज, इसमें 4 चीजें होती हैं, ये देखे होंगी। पहले वाला जो क्या होता है, ये हमारी सेल, और सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए जो बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, यानी कि बोले तो एमआरएनए बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले जीन को अब रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, CRI, ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरी वाली बात है, इसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को रिमूव करने की प्रोसेस पड़ेगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्प्लिसिंग। तीसरी वाली बात, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर टू एमआरएनए। ट्रांसफर टू एमआरएनए from nucleus to साइटोप्लाज्म, और एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ये आ गया। अब यहां पर क्या होता है, राइबोसोम करेगा और इससे क्या बनाता चला जाता है, हमारा प्रोटीन बनाता चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये हमारी मेनली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्प्लिसिंग, तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट टू एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और चौथा हुआ ट्रांसलेशन। एमआरएनए से हमारी क्या बनेगी, प्रोटीन बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मेनली हमारी ये बात थी, किसी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए 4 बातों की जरूरत पड़ती है। अब हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का, बोले तो ई कोलाई बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये बैक्टीरिया का क्या करता है, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके एक जीन को एक्सप्रेस करने का उसका नाम रखा गया है लैक्टोज को। ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, लैक्टोज को ये डाइजेस्ट करती है, इसलिए इसका नाम लैक ओपेरोन रखा गया। लैक ओपेरोन जो है जैकब एंड मोनार्ड ने दिया है। ये जो सबसे पहले कैसी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो ये किसने दिया था, फ्रैंकोइस, जैकब एंड जैक मोनार्ड ने दिया था। यानी जैकब और मोनार्ड आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, लेक ओपेरोन जैकब और मोनार्ड ने दिया है। अब ये लेक ओपेरोन क्या है और हमारी बैक्टीरिया में ये कैसे काम करता है, देखिए ये बात सिंपल कि हमारा एक बैक्टीरिया लेते हैं हम, ई कोलाई। ये बैक्टीरिया हमारा ई कोलाई,
इकोलाई बैक्टीरिया। एक बात क्लियर आप समझ जाना कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं पाए जाते, बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जहां पर हमारा न्यूक्लियोइड होता है, डीएनए होता है, वहीं पर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, यानी डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। और यहां से बनना चालू कर देगा हमारा एमआरएनए। तो यहां से जब बनना चालू कर रहा है एमआरएनए, मैं ऐसे ले सकता हूं एमआरएनए को, तो ये क्या बन रहा है हमारा एमआरएनए बन रहा है। ठीक, एमआरएनए यहां से बन रहा है और इस तरह बनता हुआ गया। ये एमआरएनए ऐसे बना हुआ और यहाँ पे हमने इसकी फॉर्मेशन लिख दी। ये हमारा एमआरएनए है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए से हमारा एमआरएनए बना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जब ये कैसे एमआरएनए बनेगा फर्दर और कैसे एमआरएनए नहीं बनेगा। तो उसकी बात समझने के लिए मैं पूरे डीएनए को लंबा वाला डीएनए बना लेता हूँ, ऐसे ही उसके नीचे लंबा वाला एमआरएनए बनाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन ये पाई जाती है, डीएनए सर्कल फॉर्म में पाया जाता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं मोस्टली, और यहाँ पर एमआरएनए होता है। ये हमने एक जनरल डायग्राम, जनरल स्ट्रक्चर देखा। अब हम कौन सी सेल ले रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में बोले तो यूसेरिया कोलाई सेल ले रहे हैं, ये कोलाई वाली सेल है। ये हमारा डीएनए, ठीक, डीएनए हमारा जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको ऐसे ले लें, ये मान लीजिए हमारा डीएनए। डीएनए में प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी जीन्स पाई जाती है, मोनोसिस्ट्रोनिक पाई जाती है या पॉलीसिस्ट्रोनिक पाई जाती है। मैंने आपको बताया था जब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कई सारी जीन्स होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक कहेंगे। और जब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक ही स्ट्रक्चरल जीन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक यूकैरियोट में पाई जाती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट में पाई जाती है। जब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में मैनी जीन्स, मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है तो मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा पॉलीसिस्ट्रोनिक का एग्जांपल होगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये है हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, यहां से लेकर इतना वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर रीजन। और यहां तक जो इसकी स्ट्रक्चरल जीन है, यहां से प्रमोशन यानी कि हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, प्रमोटर से वो स्टार्ट कर देगा। और यहां तक की जो जीन है उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन कहेंगे, यानी कि ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो इसकी प्रोसेस को आगे इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। यहां से आगे की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, फिर आगे यहाँ प्रमोटर होगा, फिर आगे यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर होगा, ओ होगा। ठीक, और यहाँ पर 3 जीन्स पाई जाती हैं, जेड वाई ए, जेड जीन, वाई जीन और यहाँ पर आई जीन पाई जाती है, जेड वाई ए, ये हमारी 3 जीन्स पाई जाती है। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, क्योंकि वही तो क्या करवा रहा है भैया, बताओ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से एमआरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवा रहा है। तो ये हमारा प्रमोटर क्या करेगा, यहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और इसकी जीन बनाएगा, इसकी ये जीन बनाएगा, इनहिबिटर की जीन बनाएगा। ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए है। यहां से यहां तक जो पोजीशन बनी इनहिबिटर वाली, इसने एमआरएनए बनाया जिसका नाम दिया रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे यहां पर क्या बनती है, हमारी प्रोटीन बनती है। मैंने आपको बताया था
प्रोकैरियोट्स में साथ ही साथ हमारी प्रोटीन बनना चालू हो जाती है। पीछे हमारा राइबोसोम लग जाएगा, ये इसकी प्रोटीन बना देगा। तो इस राइबोसोम लग के इसने ये प्रोटीन बनाई, ऐसी प्रोटीन बना दी। थोड़ा बड़ी प्रोटीन बन गई, इसके हिसाब से हम छोटी प्रोटीन बना देते हैं। ये इसने हमारी ये ऐसी प्रोटीन बना दी। ठीक, अब ये प्रोटीन का काम क्या है? अब ये प्रोटीन है, कोई चीज बनी है तो ये अपना काम करेगी। ये जाएगी कहां पर जाएगी? ऑपरेटर पर। तो ये ऑपरेटर से प्रोटीन बाइंड हो जाती है। ये ऑपरेटर से बाइंड हो गई प्रोटीन। ठीक, ये ऑपरेटर से ऐसे बाइंड हो गई। अब क्या होगा? ये इसने साथी बना दी। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर लगेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिप्रेसर ने क्या कर दिया? इसको वहीं के वहीं रोक दिया। किसको रोक दिया? आरएनए पॉलीमरेज को रोक दिया। इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा? रिप्रेसर नाम रख दिया। रिप्रेसर अब आरएनए पॉलीमरेज को होने आगे बढ़ने नहीं देगा। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोटीन बनेगी हमारी, जो भी हमारा एमआरएनए बनेगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज ये यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे कि रोक दिया। ये कहानी एक हो गई। इसे हम कहते हैं क्या? नेगेटिव रेगुलेशन। बोले तो अब यहाँ पर इन जीन्स का रेगुलेशन नहीं होगा, इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, अब ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। मैं फिर जो पहला डायग्राम बनाया था उसे अब छोटा कर रहा हूँ। ये ई कोलाई की हमारी ये बैक्टीरिया की सेल है, ई कोलाई है यहाँ पर। ये हमने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जहां पर बाहर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या पड़ा है? लैक्टोज शुगर पड़ा है। लैक्टोज शुगर पड़ा है तो इसके यहाँ पर रेसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। कहाँ पर रेसेप्टर्स लगे हुए होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये रेसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। रेसेप्टर्स तुरंत रिसीव करेंगे, किसको करेंगे? लैक्टोज को रिसीव करेंगे और लैक्टोज को अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर जो कुछ बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर पहले ही लैक्टोज पड़ा हुआ होता है, अब वो लैक्टोज एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो लैक्टोज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या घटना घटेगी? अब वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी जीन है। ये देखिए, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, यही सिंपल बना रहा हूं। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? प्रमोटर। यहाँ पे क्या? इनहिबिटर जीन। यहाँ पे क्या? प्रमोटर। यहाँ पे क्या? ऑपरेटर। यहाँ पे क्या? जेड जीन। यहाँ पे क्या है? वाई जीन। और यहाँ पे क्या है? ए जीन। यही तो घटना है भाई। ठीक, अब हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो प्रमोटर से जाएगा और इनहिबिटर का आरएनए बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो कोई परेशानी होती नहीं है। वो आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब कर देता है, बोले तो इसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बना देता है। इस एमआरएनए का क्या नाम था? हमने बताया था रिप्रेसर एमआरएनए। तो रिप्रेसर एमआरएनए हमारा ये बन चुका है। रिप्रेसर एमआरएनए जो है क्या बना रहा था? रिप्रेसर बना रहा था। इसने रिप्रेसर यहाँ पर बना दिया। ये हमने रिप्रेसर यहाँ पर बना दिया। ठीक, जब इसमें ये बन गया हमारा रिप्रेसर, किसके द्वारा बनाया है? ये इसका ट्रांसलेशन हुआ बाय इसकी प्रोटीन बनी और इसका नाम क्या गया? रखा गया रिप्रेसर। रिप्रेसर क्यों रखा गया? क्योंकि जाएगा ये ऑपरेटर से बाइंड होगा। ठीक, ये जाएगा ऑपरेटर से बाइंड होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसी घटना आ रही है कि ये जो है, जो घटना यहाँ पर आ रही है, ये हमारा लैक्टोज जब यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है तो लैक्टोज आके इससे जाएगा चिपक। ये लैक्टोज है, लैक्टोज इससे चिपक गया। लैक्टोज जब इससे चिपक जाएगा तो अब इसको इनएक्टिव कर देगा। तो ये क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। ये इनएक्टिव कौन हो गया? बताइए, रिप्रेसर हो गया। यहाँ पर इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। अब ये रिप्रेसर यहाँ पर ऑपरेटर पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये किसने इनएक्टिव कर दिया है? लैक्टोज। लैक्टोज जो यहाँ पर था वो एक्टिव हो गया है और वो किस पर जाके चिपक गया है? रिप्रेसर पर जाके चिपक गया है, उस पर जाके बाइंड कर गया है और वो रिप्रेसर इनएक्टिव कर दिया है।
अब क्या होगा हमारा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाएगा, ऑपरेटर से जाता हुआ, कोई परेशानी तो नहीं है। अब इनकी ये 3 जीन बना देगा, क्योंकि अब इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग हमारा mRNA बन जाएगा। ठीक, जब इनके अकॉर्डिंग mRNA बनेगा तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये हमारा mRNA बन गया। इससे जो हमारी प्रोटीन बनेगी, जो एंजाइम बने, जो हमारी प्रोटीन बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम यानी प्रोटीन बनेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की। दूसरा वाला क्या बनाएगा, परमिएज बनाएगा, ये परमिएज बनाएगा। और तीसरा वाला जो बना रहा है, ये एजीन क्या बनाती है, ट्रांस एसिटिलेज बनाएगी। ठीक, अब ये देखिए, ये जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, वाई जीन परमिएज बनाती है, और हमारा ए जीन जो है ट्रांस एसिटिलेज बनाती है। ये है, ये कैसे बने, जब हमारे रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया है। किसने इनएक्टिव कर दिया है, लैक्टोस ने इनएक्टिव कर दिया। लैक्टोस अब बाहर तो गया नहीं था कुछ, ये बाहर से अंदर नहीं गया, लेकिन कुछ क्वांटिटी में ये लैक्टोस हमेशा अंदर पड़ा रहता। जैसे बाहर से इसे सिग्नल मिले, रिसेप्टर ने रिसीव किया कि बाहर लैक्टोस प्रेजेंट है, तो अंदर वाला ये जो एक्टिव हो गया और उसने किस पर जाके धावा बोल दिया, रिप्रेसर पर जाके धावा बोल दिया और उसे इनएक्टिव कर दिया। और इनएक्टिव करने के बाद ये हमारे 3 जीन, ये 3 एंजाइम बन गए, 3 तरह की प्रोटीन बन गई। अब इनके काम देख लीजिए, तीनों तरह की प्रोटीन के क्या काम है। देखिए भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करता है, ये लैक्टोस जो है, लैक्टोस है, लैक्टोस को 2 फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक, पहला तो लैक्टोस एक डाइसैकेराइड है, उसको 2 में तोड़ देगा, गैलेक्टोस और ग्लूकोज में तोड़ देगा। गैलेक्टोस और ग्लूकोज में तोड़ दिया, इसका काम तो ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। परमिएज का क्या काम रहेगा, परमिएज का क्या काम ये रहेगा, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अब इसको परमिएबल कर देगा, यानी कि बाहर लैक्टोस पड़ा हुआ है, लैक्टोस को बाहर से अंदर की तरफ जाने देगा। ये बाहर पड़े हैं ना, बाहर से अंदर की तरफ आने लगेंगे लैक्टोस। तो क्या किया, लैक्टोस अंदर की तरफ आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, परमिएज एंजाइम की वजह से आ रहे हैं, जिसने हमारी सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कर दिया है लैक्टोस शुगर के लिए। अब बाहर से लैक्टोस अंदर की तरफ आ रही है। ट्रांस एसिटिलेज क्या काम करता है, ये जो है, ये हमारा एक एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल को अलग कर देगा और एसिटाइल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास भेज देगा, जो इसका फंक्शन कराने में हेल्प करता है। ये एंजाइम ये काम करता है। ठीक, ट्रांस एसिटिलेज यानी कि एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल कोएंजाइम ए से ट्रांसफर कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की तरफ, इसकी ओर ट्रांसफर कर देगा ये। और ये जो है एसिटाइल ग्रुप बीटा गैलेक्टोसाइडेज को वर्क कराने में अपना हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा लैक ऑपेरोन के बारे में देखा। लैक ऑपेरोन का मतलब क्या था, लैक ओपेरोन। ये जो लैक ओपेरोन, ये नेगेटिव रेगुलेशन है, ये वाला था। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे लैक्टोज शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ता है, तो ये हमारे एमआरएनए बन नहीं पाते हैं। लेकिन इस केस में देखा, ये पॉजिटिव रेगुलेशन वाला है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें सीधी वाली बात ये है कि हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं होता है, क्योंकि वो लैक्टोस ने इनएक्टिव कर दिया है। और फिर ये 3 एंजाइम बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, और जिससे लैक्टोस अंदर जाने लगती है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है लैक्टोस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने लगता है। तो ये हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन है किसी भी जीन का। तो जीन यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि जीन एक्सप्रेस करती है किसके अकॉर्डिंग,
बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बाहर एनवायरनमेंट लैक्टोज का ज़्यादा था तो अंदर लैक्टोज वाली जीन रेगुलेट करने लग गई, वो चालू हो गई। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के बेस पर, एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेस पर हमारी जो जीन है वो अपने आप को शो करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ये है जीन को रेगुलेट करने में यूकैरियोट में आपने 4 बातें देख ली थी। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, स्प्लिसिंग हो रहा है और हमारा एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है साइटोप्लाज्म की तरफ, ये बात हो रही थी। और चौथी वाली बात ट्रांसलेशन की हो रही थी। लेकिन ये हमने किस में देखा था, ये प्रोकैरियोटिक में देखा था, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक ऑफ आयरन की कहानी देखी थी। इसके नोट्स में आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि थोड़े से हम लेट चल रहे हैं, मुझे ये लगा सिलेबस हमारा सही टाइम पर नहीं हो पाएगा, थोड़े कहीं लेट ना हो जाए, फिर हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको समझते हुए चलना और नोट्स को लिख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।